हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का क्लास जीके का है और इसमें आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान दें। चलिए बच्चों, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। प्रश्न संख्या 1, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है जी। पोरबंदर, खेड़ा, भावनगर, राजकोट, है ना। चलिए बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ये चारों जो है गुजरात का ही शहर है ना। तो बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसमें सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही बच्चों। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, पोरबंदर, है ना। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। चलिए बच्चों, बात आती है कि कहाँ हुआ था, तो पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था ये बता सकते हैं? तो बच्चों, इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, है ना, 1869 को, है ना। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म, ना, गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर, है ना। इनके पिताजी का नाम क्या था जी? करमचंद गांधी, है ना। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों, हमारा सेकंड प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, है ना। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बृहस्पति, मंगल, शुक्र और शनि, है ना। तो बताइए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र, है ना। शुक्र को जो है सबसे चमकीला ग्रह कहा गया है, ठीक है। और क्या क्या कहा गया है शुक्र को? तो इसे पृथ्वी की बहन कहा गया है, समझ में आया? पृथ्वी की बहन, ठीक है, इसे कहा गया है पृथ्वी की बहन, ठीक है। अब सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ना? हॉटेस्ट प्लेनेट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जी? तो सबसे गर्म ग्रह भी कौन है? शुक्र ही है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन है जी? तो शुक्र ही है। अच्छा, शुक्र के सैटेलाइट की संख्या कितनी है जी? मतलब उपग्रह इसके कितने हैं? तो उपग्रह जो है शुक्र के 0 हैं, मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? रेड प्लैनेट, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, शुक्र, शनि, अरुण, है ना। सुबह सुबह आप लोग देखते होंगे मॉर्निंग में, कभी कभी जब हम लोग 5 बजे उठते हैं सुबह में, तो इधर पूरब साइड में, है ना, एक छोटा सा लाल जैसा टिमटिमाता तारा नज़र आता है ना। तो वो तारा नहीं होता, वो एक्चुअल में लाल ग्रह होता है बच्चों। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मंगल, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल। ये मंगल जो है, सूर्य से इसका कौन सा पोजीशन है? तो 4th पोजीशन है, ठीक है। सूर्य से इसका कौन सा पोजीशन है जी? 4th, चौथा ग्रह, ठीक है, मंगल, है ना। अब कह रहा है इसकी सैटेलाइट, उपग्रह की संख्या इसकी कितनी है जी? उपग्रह की संख्या इसकी 2 है, ठीक है। और ये दोनों उपग्रह को याद रखिए अच्छे से, क्योंकि ये दोनों एग्जाम में पूछता है। एक है बच्चों फोबस, एक क्या है? फोबस, ठीक है। और दूसरा है डाइमस, ठीक है। ये 2 उपग्रह हैं किसके? मंगल के, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं? ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं बताइए? जो उधर साथ रहता है ना, जिसको हम लोग सतभैया बोलते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं किताब में? ऑप्शन ए अल्फ़ा सेंचुरी, बी अल्फ़ा उर्साए माइनस,
सी देवयानी, डी डॉल्फ मंदाकिनी। बताइए ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसका जो वायर नेम है ना, वो है अल्फा उर्साए माइनोरिस। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्रुव तारा को किस नाम से जानते हैं? तो अल्फा उर्साए माइनोरिस। ठीक है, और ये किस दिशा में स्थित होता है? तो याद रखिएगा ये नॉर्थ में होता है। ठीक है, ये जो है नॉर्थ में सिचुएटेड होता है। ठीक है, इसकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है? 7 है ना जी। ऐसा लगता है कि 4 जो है इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल शेप में, और बाकी 3 इसके पीछे हैं, है ना। तो इस तरह से ये लगता है 4 इस तरह से, अरे ऐसे है ना जी, इस तरह से है। तो हम लोग सतभैया बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन है, 1906, 1907, 1916, 1940। चलिए बताइए बच्चों, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ना 30 दिसंबर, ठीक है 30 दिसंबर 30 दिसंबर है ना 1906 में हुई थी। यानी कि राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो बच्चों बांग्लादेश में हुई थी। याद रखिएगा कहाँ हुई थी? बांग्लादेश। ठीक है, इसकी स्थापना में जो है, इसकी स्थापना का नेतृत्व किसने किया ना? इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे जी? तो मैं बोल देती हूँ, आप लोग लिख लो। आगा खान थे, ये हमेशा पूछता है, आगा खान। ठीक है, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, है ना, इन तीनों के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना में एक बार फिर बोलती हूँ। पहला आगा खान, दूसरा नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह, और तीसरा नवाब मोहसिन उल मुल्क। ठीक है, नवाब मोहसिन उल मुल्क, इन तीनों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अब बताती है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है जी, है ना। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश? यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया नहीं है, रुपया हमारे देश इंडिया का है ना। रूबल, ऑप्शन बी है रूबल, सी है टका, डी है नगुट्रम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है बच्चों? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है जी? टका है, टका, है ना। 2 टका, 4 टका, 3 टका, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टका। अब बात आती है यहाँ की राजधानी की। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है जी? बांग्लादेश की राजधानी बच्चों ढाका है। कहाँ है? ढाका है। ठीक है, इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। अगर कभी इसका उपनाम पूछ दे या ये पूछ दे कि पूर्वी पाकिस्तान किसे कहा जाता है, ठीक है, तो पूर्वी पाकिस्तान जो है बच्चों, ये बांग्लादेश को कहा जाता है। समझ में आई बात? पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ के पीएम कौन है? पीएम प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना। ठीक है, महिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? सॉरो ऑफ चाइना। ऑप्शन ए पीली नदी, नील नदी, अमेजन नदी, वोल्गा नदी। किसको कहा जाता है जी? नील नदी मिस्र में है, अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका में है ना जी। वोल्गा नदी भी शायद एशिया महादेश में नहीं है, किसी अन्य महादेश में है। ठीक है, तो चीन तो एशिया महादेश में है। अब बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए पीली नदी, है ना।
यानी कि चीन का अशोक किसको कहा जाता है बच्चों? पीली नदी। और पीली नदी का एक और नाम है हांगहो नदी, ठीक है, हांगहो, कभी कभी लिखा रहेगा हांगहो नदी, हांगहो रिवर, ठीक है। तो हांगहो रिवर या पीली नदी दोनों को एक ही को कहते हैं, समझ में आया? पीली नदी या हांगहो रिवर ये सौरो ऑफ चाइना है, ठीक है। अच्छा, सौरो ऑफ बिहार क्या है? सौरो ऑफ बिहार, सौरो ऑफ बिहार है बच्चों कोसी, KOSHI, कोसी, है ना। अच्छा, सौरो ऑफ बंगाल क्या है जी? बंगाल बच्चों, बंगाल है दामोदर, दामोदर, ठीक है। इन सब को सौरो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब जो है इतने पानी लाती है, इतना बाढ़, इतना प्रलय, इतना जो है तबाही मचाती है कि नहीं, इन लोगों का जनजीवन उथल पुथल हो जाता है, इसीलिए इन लोग को जो है शोक नदी कहा गया, ठीक है, शोक कहा जाता है, शोक कहा गया, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हाँ, व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ जापान? बताओ। हुप्पू, ऑप्शन है हुप्पू, बी जावाबाज, हरा तितर, सी कौआ, ठीक है। बताइए बच्चों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? जापान का राष्ट्रीय पक्षी क्या, नहीं पता बच्चों? जापान का राष्ट्रीय पक्षी हरा तीतर है, ठीक है। जापान का राष्ट्रीय पक्षी हरा तीतर है, ठीक है। अब जब जापान की बात आई है बच्चों तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा कैपिटल जान लेते हैं। यहाँ की जापान की कैपिटल कहाँ है जी? टोक्यो, जापान की कैपिटल टोक्यो, ठीक है। यहाँ की करेंसी क्या है जी? करेंसी, तो जापान का करेंसी है जापानीज येन, जापानीज येन, ठीक है। जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, मैथिली कवि किसे कहा जाता है? सबको पता होगा जी, मैथिली कवि किसे कहा जाता है? बिहार वाले सबको पता होगा ये। ऑप्शन ए विद्यापति, बी लालदास, सी सीताराम झा, डी चंदा झा। मैथिली कवि किसे कहा जाता है जी? मिथिला के कौन है जी? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, 90% बच्चों का राइट आंसर है। मैथिली कवि जो है विद्यापति को कहा जाता है ना। मैथिली कवि किनको कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों, है ना। इनकी जो पदावली है, पदावली है ना, वो मैथिली भाषा में लिखी हुई है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, काव्य पुस्तक है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 10, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है ना। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बताइए, भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना। चलिए, सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ है? हमारे बिहार का तो नाम मतलब है, बिहार में मात्र जो है 6 पॉइंट समथिंग जंगल है, मान के चलो अप्रोक्स में 7% है, 7% है भी नहीं, 6% ही है जंगल हमारे बिहार में, ठीक है। बिहार का तो नाम ही नहीं लो। जबकि किसी भी स्थान का, है ना, देश का, है ना, या शहर का या उस राज्य के 33% हिस्से पर, यानी कि 1/3 हिस्से पर जो है जंगल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जंगल जो है बच्चों वो मध्य प्रदेश में, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मध्य प्रदेश में। समझ में आ रहा है? मध्य प्रदेश में जो है बच्चों वो लगभग, टोटल नहीं हम कह सकते, लगभग, है ना, 95,000 किलोमीटर, समझ में आ रहा है ना, 95,000 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, 95,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर जंगल फैला हुआ, ठीक है। और यहाँ की पूरा जो क्षेत्रफल है, मध्य प्रदेश स्टेट का जो क्षेत्रफल है
वो टोटल 3 लाख है। ठीक है, यानी कि 3 लाख में से समझो कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर क्या है जी, जंगल है। तो कहने का मतलब है ये जो वन विभाग द्वारा जो निकाला गया है रिपोर्ट है ना, उस पर ये खरा उतर रहा है कि नहीं। इसीलिए इसे भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ 33% हिस्से पर जंगल है। कितने प्रतिशत हिस्से पर? 33% हिस्से पर। ठीक है, 33% हिस्से पर यहाँ क्या है जी, जंगल है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। याद रखिएगा, भारत का यही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ इतना ज़्यादा जंगल है। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है जी? सिक्किम का राजकीय पशु क्या है? व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम, है ना। ऑप्शन ए है फायरे लंगूर, अल्पाइन कस्तूरी हिरन, नीलगिरी तहर, रेड पांडा। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिक्किम का राजकीय पशु क्या है बच्चों? सिक्किम का राजकीय पशु जो है वो रेड पांडा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आई बात? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेड पांडा। ठीक है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है जी? यहाँ की कैपिटल, अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, तो कैपिटल है बच्चों गंगटोक। ठीक है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। ठीक है, सिक्किम छोटा सा राज्य है बच्चों। यहाँ टोटल स्टेट जो है, अगर हम जानते हैं, है ना, टोटल स्टेट जो है बच्चों मात्र 4 है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है बच्चों? तो प्रेमसी तामांग है। ये तो आप लोग भी जानते होंगे, PS तामांग, है ना। आप लोग को बता दें जानकारी के लिए, ये जो रेड पांडा है ना, ये जो रेड पांडा है ये संकटग्रस्त प्राणी है। संकटग्रस्त प्राणी यानी कि इसका नाम जो है रेड डाटा बुक में है। ठीक है, ये विलुप्त हो रहा है। ठीक है, इसका नाम रेड डाटा बुक में लाल पांडा। ठीक है, चलो समझ में आई बात। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 12, उड़ीसा का राजकीय पशु क्या है ना। व्हाट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा का राजकीय पक्षी क्या है? 4 ऑप्शन है जी, भारतीय रोलर, तोता, कोयल, गौरैया। बताइए क्या है जी? नहीं पता बच्चों? मैं बताती हूँ, है ना। उड़ीसा का जो राजकीय पक्षी है ना, वो क्या है जी? वो है भारतीय रोलर, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? भारतीय रोलर ये जो है उड़ीसा का राजकीय पक्षी है। ठीक है, अब बात आई है उड़ीसा की, तो हम लोग बात करते हैं इसकी राजधानी की भी। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है जी? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है जी? भुवनेश्वर है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है जी? कलिंग है। याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है, तो कलिंग है। यहाँ के सीएम कौन है जी? तो नवीन पटनायक हैं। इनके बारे में तो जानते ही हैं। ठीक है, सूर्य मंदिर जो है बच्चों उड़ीसा में ही पड़ता है। ठीक है, सूर्य मंदिर, जगन्नाथपुरी, ये सब जगह जो है उड़ीसा में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर प्रस्थान करते हैं। ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन है ना, फाउंडर ऑफ ब्राह्म समाज। 4 ऑप्शन है बच्चों। ए ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए बताइए ब्राह्म समाज के संस्थापक कौन है? जी सही बच्चों, बिल्कुल सही। ब्राह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, है ना जी, राजा राम मोहन राय। अब बात आती है कि राजा राम मोहन राय ने जो है इस समाज की स्थापना कब की? तो सन 1828 ईस्वी में किया। कब किया बच्चों? 1828 ईस्वी में। ठीक है,
ठीक है जी। 1828 ईस्वी में किया है राजा राम मोहन राय ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। पोलियो के पीने वाले टीका का आविष्कार सबसे पहले कौन किया ना? पोलियो के पीने वाले टीके का आविष्कार सबसे पहले कौन किया? ठीक है, 4 ऑप्शन है बच्चों, पिनकस, रॉबर्ट कोच, क्रोपोवस्की, वोटिंग है ना, वेटिंग। चलिए, पोलियो के पीने वाले जॉन सॉल्क, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जॉन सॉल्क, तो जॉन सॉल्क इनके बाद किए थे, ठीक है ना। जॉन सॉल्क क्रोपोवस्की के बाद में आए थे, पहले क्रोपोवस्की आए थे। यानी कि जो पोलियो के पीने वाले पहले टीके का आविष्कार किसने किया जी? क्रोपोवस्की। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का राइट आंसर है। अब बात आती है कि कब किए थे, तो 1950 में किए थे। जबकि जॉन सॉल्क है ना, जॉन सॉल्क जो है, जॉन सॉल्क 1952 में किए थे, ठीक है ना। इसी का मॉडिफाई रूप लेके आए थे कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बहुत पहले करवा चुकी हूँ, आप लोग को ध्यान रहना चाहिए, यूट्यूब पर मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? 4 ऑप्शन है जी, मुजफ्फरपुर, सोनपुर, छपरा, आरा, है ना। चलिए बताइए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बच्चों सोनपुर, हमारे बिहार के सोनपुर में लगता है ना। सोनपुर कहाँ पर पड़ता है बच्चों? तो बिहार के सारण और वैशाली जिला के नज़दीक पड़ता है ना। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ जी? सोनपुर, है ना। सोनपुर जो है गंगा के किनारे है, ठीक है। कहाँ किनारे है? गंगा और गंडक नदी के किनारे में, ठीक है। और किस जिला में पड़ता है जी? तो सारण और वैशाली के नज़दीक पड़ता है, ठीक है। सोनपुर एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है बच्चों, प्रत्येक साल ठंड के मौसम में। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए, तोता खरीद के लाइए क्या। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न संख्या 16। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम क्या है ना। 4 ऑप्शन है, निप्पन, श्याम, फारस, अपर वोल्टा, ठीक है। तो निप्पन, श्याम, अपर वोल्टा, ये चारों ऑप्शन बच्चों आप लोग को बिल्कुल ऑड लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है ना। लेकिन जहाँ तक सवाल है फारस की, तो हम लोग सुनते आ रहे हैं फारस की खाड़ी या ईरान की खाड़ी, है ना। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ईरान को जो है प्राचीन समय में फारस कहा जाता था, है ना। और धीरे धीरे इसलिए यहाँ इसको फारस कहा जाता था बच्चों, क्योंकि यहाँ लोग पारसी लोग रहते थे, है ना। फिर पारसी, इसका नाम जो है फिर पारसिया भी हुआ था, ठीक है। पारसी से पारसिया, पारसिया से फारस, ठीक है। लेकिन अब तो ये ईरान बन गया, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 17। महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष, व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ महाराष्ट्र? बताइए महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है जी? 4 ऑप्शन है, पीपल, नीम, बरगद, आम। क्या होगा बताइए। महाराष्ट्र जिसका एक नाम है बच्चों फिल्म सिटी, है ना। तो बच्चों महाराष्ट्र का जो है राजकीय वृक्ष आम है। क्या है? आम है। हमारे देश का जो है राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? आम है, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है जी? सीएम है बच्चों उद्धव ठाकरे, ठीक है। सीएम कौन है यहाँ के? उद्धव ठाकरे। यहाँ का कैपिटल कहाँ है जी? मुंबई। कैपिटल कहाँ है जी? मुंबई, ठीक है बच्चों। प्रश्न संख्या 18। शिवाजी के कितने मंत्री थे, है ना। वीर शिवाजी जो छत्रसाल, है ना, शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, उनके कितने मंत्री थे? 4 ऑप्शन है, 6, 7, 8, 9। बताइए। तो आप लोग को पता होगा बच्चों कि शिवाजी के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान, ठीक है। अष्टप्रधान मतलब उसमें 8 जो है गणनीय व्यक्ति रहते थे, माननीय व्यक्ति,
है ना। इसीलिए शिवाजी का मंत्री कितने थे जी? 8, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो। ठीक है। अब अष्टप्रधान में कौन कौन आते थे आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको बोल देती हूँ। सबसे पहला थे पेशवा, पहला कौन थे जी? पेशवा। ठीक है। सेकंड थे अमात्य, अमात्य। ठीक है। थर्ड थे मंत्री। ठीक है जी। फोर्थ थे सचिव, फोर्थ कौन है? सचिव। 5 है जी सुमंत। 6 है सेनापति। ठीक है। 7 है पंडितराव और 8 है बच्चों न्यायाधीश। ठीक है। यही इतना है न्यायाधीश। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इंग्लैंड। बताइए इंग्लैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? चार ऑप्शन है बच्चों, गुलाब का फूल, मैपल लीफ, बैटल और शेर। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे आंसर इसका राइट निकलेगा। तो बच्चों यूके का राष्ट्रीय चिन्ह जो है गुलाब का फूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है। रोज़ है वहाँ का क्या है जी? राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल है। ठीक है। बात आती है इंग्लैंड की, तो कैपिटल, इसका कैपिटल कहाँ है जी? इंग्लैंड का कैपिटल लंदन, हाँ लंदन। ठीक है। इसका कैपिटल कहाँ है? लंदन है। ठीक है। यहाँ के पीएम कौन है जी? अभी इंग्लैंड में वर्तमान में पीएम कौन है? आप लोगों को पता होगा, बोरिस जॉनसन। कौन है पीएम? बोरिस जॉनसन। ठीक है। यहाँ का वर्ड क्या है जी? राष्ट्रीय पक्षी, बर्ड, नेशनल वर्ड क्या है यहाँ का? यहाँ का पक्षी का नाम है बच्चों रॉबिन, रॉबिन बर्ड, ROBIN, रॉबिन। यूरोपियन, बाई लगा देते हैं आगे, यूरोपियन लिख लीजिएगा। ठीक है। यूरोपियन रॉबिन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20। विश्व में किस धर्म के अनुयायी सबसे अधिक है? ठीक है। विश्व में किस धर्म के सबसे ज़्यादा भक्त हैं, या फिर किस धर्म को सबसे ज़्यादा मानने वाले लोग हैं? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों कि जितनी भी देश थे ऑलमोस्ट उन सब जगहों पर अंग्रेज़ों का पूरा पूरा अधिकार रहा है ना। और जहाँ भी अंग्रेज गए हैं तो अपने धर्म का प्रभाव छोड़ते ज़रूर आए, चाहे वो हमारा इंडिया हो, है ना, या फ्रांस हो, अमेरिका हो, चीन हो, है ना। इन सभी जगहों पर इनका जो धर्म था क्रिश्चियन धर्म, है ना, यानी कि ईसाई धर्म, उसको छोड़ते ज़रूर गए हैं, है ना। तो इसलिए विश्व में जो है सबसे ज़्यादा बच्चों ईसाई धर्म के मानने वालों की लोगों की संख्या है। ठीक है बच्चों।
हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रितेश में। जो भी बच्चे पैरामेडिकल ITI पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी विथ रितेश। एंड अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अपने सेहत का ध्यान रखिए, पढ़ाई मन से करते रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों के लिए एक थॉट। खोल दे पंख मेरे परिंदा कहता है, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन हासिल करके, यहाँ कहने का मतलब है कि मेरा ख्वाहिश इतना छोटा नहीं है कि अभी उड़ान हम बंद कर दें। ठीक है, अभी मेरा आसमान जो है पूरा बाकी है कि मुझे अभी बहुत कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त का pH मान होता है। आपको बताना है कि द pH वैल्यू ऑफ ब्लड ग्रुप इज, ब्लड ग्रुप का pH मान क्या होगा ये बताइए। फटाफट से बताइए कि रक्त का जो है मानव रक्त का pH वैल्यू क्या होगा। पहला आपका 7.2, 7.4, 7.6 और 7.8। फटाफट से बताइए कि क्या होगा, उसका भी बताइए। नींबू का बताइए, दूध का बताइए, मूत्र का बताइए, वाटर का बताइए, उसके बाद आंसू का बताइए। सबका बताइए pH मान फटाफट से चैट बॉक्स में। तो क्या हो जाएगा आपका रक्त का, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी करे वो बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा आपका 7.4। ब्लड का जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका 7.4 होता है। ठीक है, अब नींबू का, ठीक है, ये तो एसिडिक होता है तो इसका क्या हो जाएगा 2.0। ठीक है, और दूध का आपका 6 होता है और मूत्र का होता है आपका 4.5 टू 8.2। ठीक है, दोनों होता है, यहाँ से यहाँ तक के अंदर होता है। वाटर का 7 होता है क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, और आंसू का आपका 7.4 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है फटाफट से बताइए। पहला है साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। इन चारों में से क्या होगा बताइए फटाफट से। जल्दी से बताइए क्या होगा। इसके साथ साथ आपको बताना है विटामिन ए का, विटामिन बी का, B2 का, विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ए। सबका बताइए फटाफट से। तो क्या हो जाएगा आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। वही विटामिन ए का ये होता है आपका रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। विटामिन B2 का होता है आपका राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्या राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 का आपका होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, साइनोकोबालामिन, इसको पूरा लिख लीजिएगा, कोबालामिन। ठीक है, उसके बाद डी का है आपका विटामिन डी का, इसको हम लोग बोलते हैं सनसाइन, सनसाइन के नाम से भी जानते हैं और कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सनशाइन और कैल्सीफेरॉल पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम बोल दे रहे हैं कैल्सीफेरॉल।
और विटामिन के का होता है फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन। ओके, और विटामिन ई को तो हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, और फिर इसको हम लोग टोकोफेरॉल भी बोलते हैं, ठीक है, टोकोफेरॉल, सारा लिख लीजिए, ठीक है। विटामिन सी का पूछा है तो विटामिन ए विटामिन बी किसी का भी पूछ सकता है, तो डेट मीन्स आप लोगों को सारा याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, ये बताइए आप। पृथ्वी पर जो है सबसे विशालतम पक्षी जो है अभी तक जीवित जो है वो कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ, बताइए। ईमू, शुतुरमुर्ग, अल्बेट्रॉस, साइबेरियन सारस, बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। तो सबको पता है कि क्या है, शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है अभी धरती पर, और इसका अंडा भी सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और सबसे छोटा पक्षी बताइए वर्ल्ड में। सबसे छोटा वर्ल्ड में तो सबको पता है कि हमिंग बर्ड है, ठीक है, क्या, हमिंग बर्ड। और ऐसा पक्षी बताइए जो छूने पर मर जाता है। ऐसा पक्षी का नाम बताइए जो छूने के बाद मर जाता है। इसका क्या नाम हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा प्रश्न कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो छूने के बाद मर जाता है, तो उसका नाम है वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है, वीनस फ्लाईट्रैप, ठीक है, याद रखिएगा सारा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है। आपको बताना है कि मानव शरीर का जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, बताइए फटाफट से। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या हो जाएगा आपका थायराइड ग्रंथि, ठीक है, क्या, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है आपका, ओके। चलिए अगला प्रश्न आपका है, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं। आपको बताना है कि एडवर्ड जेनर ने किस रोग की खोज की थी, ये बताइए। बताइए फटाफट से क्या होगा, एडवर्ड जेनर ने किस रोग की खोज की थी। तो सबको पता है एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, चेचक की, ठीक है, किसकी, चेचक की खोज की थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है, एंजाइम है, आपको बताना है कि एंजाइम क्या है, वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है, या इनमें से कोई नहीं। एंजाइम का एक और टाइप क्या होता है ये बताना है आपको, ठीक है, बताइए फटाफट से। एंजाइम क्या है, वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है ये क्या है आपका, प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है ये क्या, एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, फटाफट से बताइए पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पहला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, ड्रेसर और एडवर्ड जेनर, बताइए। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी ये बताइए, और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी ये भी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, चैट में लिख के। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी आपका। और इनको 1954 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है, नोबेल प्राइज़। और आपका लुई पास्चर जो है ये क्या किए थे, रेबीज के टीके की खोज, रेबीज के टीके की खोज किए थे। और एडवर्ड जेनर ने किए थे किसके, चेचक के, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है। आपको बताना कि पदार्थ का जो तरंग होता है वो किस टाइप का होता है, या व्हाट इज द टाइप ऑफ वेव ऑफ मैटर, व्हाट इज द टाइप ऑफ द वेव ऑफ मैटर, बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी ब्रॉगली तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे, बताइए क्या हो जाएगा 8 नंबर का आंसर। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है, विद्युत तरंगे, डी ब्रॉगली तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, पदार्थ की तरंगे जो है वो डी ब्रॉगली तरंगे होती है। ठीक है, क्या होती है, डी ब्रॉगली तरंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, सारे प्रश्न को नोट करते जाइएगा कॉपी में, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न के साथ आपको 2-3 प्रश्न बता रहे तो ये आपको ही हेल्प करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोई नाव नहीं डूबेगी, कोई नाव जो है वो नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है। तो कितना पानी हटाएगी जो नाव नहीं डूबेगा, वो है क्या, भार के बराबर, आयतन के बराबर, घनत्व के बराबर, पृष्ठ तनाव के बराबर। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, कितना पानी नाव हटाएगी जो वो नहीं डूबेगी। भार के बराबर, आयतन के बराबर, घनत्व के बराबर या पृष्ठीय तनाव के बराबर। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा आंसर आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, यदि वो अपने भार के बराबर पानी अगर हटा लेती है तो वो नाव जो है वो नहीं डूबेगी। ठीक है, ये सब आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और ये प्रीवियस पेपर ही है आपका, इसीलिए इसको ध्यान से करिएगा क्योंकि प्रीवियस पेपर का बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी और स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कौन सा होता है। आपको बताना है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच क्या होता है, अक्षांश होता है, दिगंश होता है, नीति होता है या संक्रांतिक होता है। बताइए फटाफट से क्या होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जोब्रिकल मेरिडियन एट सम अदर प्लेसेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए फटाफट से, अक्षांश, दिगंश, नीति या संक्रांतिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए, अक्षांश, दिगंश, नीति या संक्रांतिक। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका संक्रांतिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, संक्रांतिक, ध्यान रखिएगा। सारा आपका क्या है, अभी जस्ट बताया कि ये सब आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट इन विच साउंड वेव आर यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन। बताइए क्या हो जाएगा, रडार, अल्टीमीटर, वेंचुरीमीटर या सोनार। किसका प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए जिसमें ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा आपका, ये सोनार हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति में होती है। ध्वनि कंपन की अनुभूति जो है उसका आवृत्ति क्या होता है ये बताना। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी डज ह्यूमन साउंड वाइब्रेशन फील्स। बताइए क्या हो जाएगा, मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति में होती है। तो कितना कितना देखिए, 0 से 5 Hz, 6 से 10 Hz, सी नंबर 11 से 15 Hz और 20 से 20,000 Hz। तो बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा मनुष्य की ध्वनि कंपन की अनुभूति। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20,000 से 20,000 के Hz के बीच में। ठीक है, 20 से 20,000 Hz के बीच में। ओके, अगला प्रश्न है आपका, काले वस्त्रों के बराबर श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। मतलब कि काला वस्त्र और वाइट वस्त्र में अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो वाइट जो वस्त्र होता है या श्वेत वस्त्र जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शीतल होता है, उसमें गर्मी कम लगती है।
आरामदायक होता है, ऐसा क्यों? बताइए, फटाफट से बताइए कि ऐसा क्यों होता है। लिखा हुआ पहला कि अपने आसपास वाले सभी प्रकाश को अवशोषित करता है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परिवर्तित करता है। सी नंबर है प्रकाश वेदक नहीं होते हैं, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या होगा कि जब भी कोई चीज़ रिफ्लेक्ट किया जाता है या परिवर्तित किया जाता है तब जाके वो चीज़ ठंडा रहता है। अगर वो अवशोषित करेगा तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा गर्म होने लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे क्या करता है? परावर्तित कर देता है। वो क्या करता है? परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग सी ब्रिज और लैंड ब्रिज पढ़े होंगे या फिर 8th क्लास में एक चैप्टर था उसमें पढ़े होंगे आप लोग कि काला बर्तन, और फिर छतों पर देखते होंगे कि ज़्यादातर टंकियाँ जो है वो वाइट कलर की लगी होती है। क्यों होती है? ताकि पानी जो है जल्दी गर्म ना हो। ठीक है, पानी क्या है वो जल्दी गर्म ना हो। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और चांदी। ये क्वेश्चन तो सबके मुंह पर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और चांदी। सबको पता है कि चांदी यानी कि सिल्वर जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? बताइए, वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए। हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, मैनोमीटर है, ऑडोमीटर है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इसका प्रयोग किस में किया जाता है? बताइए। आपको तो यहाँ से ऐसे ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर का उपयोग जो है वो वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है? मैनोमीटर का यूज और ऑडोमीटर। ऑडोमीटर तो आपका डिस्टेंस को मापने के लिए। ठीक है, गाड़ी में, व्हीकल सब में जो है उसके डिस्टेंस को मापने के लिए ऑडोमीटर का। मैनोमीटर का जो प्रयोग है वो दाब मापने के लिए, और हाइड्रोमीटर का जो है ये घनत्व मापने के लिए। ठीक है, घनत्व मापने के लिए। सारा ध्यान में रखिएगा, नोट कीजिएगा, ध्यान में रखिए और नोट भी कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पे, नाभिकीय विखंडन पे, रेडियो एक्टिव विखंडन पे, या उपयुक्त सभी? बताइए, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? फटाफट से बताइए कि हाइड्रोजन बम जो है किस पे आधारित है। तो क्या हो जाएगा आपका? नाभिकीय संलयन। ठीक है, क्या नाभिकीय संलयन पे जो है हाइड्रोजन बम आधारित होता है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? बताइए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, ये तो सबको पता होना चाहिए। ध्वनि की तीव्रता किस में मापा जाता है? बताइए फटाफट से, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या हो जाएगा? क्या क्या है देखिए, डेसिबल है, फैदम है, आग्र है। तो क्या हो जाएगा आपका? डेसिबल। ठीक है, डीबी, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? ठीक है, डेसिबल, ये ध्वनि मापने की इकाई होती है आपकी, डेसिबल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है किससे द्वारा? तो आयनन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, या ऑक्सीकरण के द्वारा? बताइए फटाफट से, आयनन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, या ऑक्सीकरण द्वारा? तो क्या हो जाएगा ये आपका? नाभिकीय संलयन। जो भी ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और उसका सही है। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है वो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का जो है वो सिद्धांत किसने दिया हुआ है।
सबको पता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है। बताइए, चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडवांस। बताइए, देखिए यहाँ चार्ल्स न्यूटन भी है और आइजैक न्यूटन भी है, किसने दिया है ये बताइए, कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ठीक है। वेरी गुड। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन का कितना 3 लॉ है, सबको पता है, ठीक है। वो तीनों लॉ आप लोगों को याद होना चाहिए सारा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो बनता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो भी आपको पता होना चाहिए सारा, उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का चश्मा कैसा होता है। उत्तल लेंस होता है, समतल उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। बताइए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके लिए कौन से चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है ये बताना है, ठीक है। और दूर दृष्टि वाले का भी बताइए, ठीक है। बताइए फटाफट से, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अवतल लेंस, ठीक है। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि के लिए हम लोग किसका करते हैं, उत्तल लेंस का, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भी जो भी बच्चे पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक या ITI की तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए कि यहाँ से वीडियो देखें, ठीक है। जो सक्षम नहीं है, क्लास नहीं ले पा रहे हैं, वो एटलीस्ट यूट्यूब से तो क्लास कर सकते हैं, उनको इतना तो हक मिला हुआ है, ठीक है। अभी अब चलिए आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ठीक है।